नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं गौरव कृष्णा क्लासेस से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, हम आधुनिक काल कर रहे हैं और आधुनिक काल में हम भारतेंदु युग कर रहे हैं और आज हमारी तीसरी क्लास रहेगी भारतेंदु के बारे में। आज हम भारतेंदु हरिश्चंद्र को अच्छे से पढ़ेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, चलो चलते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र की तरफ। भारतेंदु हरिश्चंद्र जन्म देख लेते हैं। जन्म 9 सितंबर 1850 ईस्वी, काशी। 9 सितंबर 1850 ईस्वी, काशी, उत्तर प्रदेश। इनका निधन हुआ 25 जनवरी 1885 ईस्वी। 25 जनवरी 1885 ईस्वी। इनके पिता का नाम देखिए। पिता है गोपाल चंद्र। गोपाल चंद्र, जो गिरिधर दास नाम से उर्दू में रचनाएं करते थे। गिरिधर दास नाम से उर्दू में रचनाएं करते थे। इनकी माता का नाम था पार्वती देवी। पार्वती देवी। इनकी पत्नी का नाम मन्ना देवी या मन्नू देवी भी कह देते थे। मन्नू देवी। इनकी पुत्री थी विद्यावती। अब देख लेते हैं भारतेंदु के विशेष तथ्य। भारतेंदु के विशेष तथ्य। ये हिंदी गद्य के जन्मदाता माने जाते हैं। पहला ही देखिए, ये हिंदी में गद्य के जन्मदाता माने जाते हैं। नंबर 2, ये पुष्टि मार्ग से दीक्षित थे। ये पुष्टि मार्ग से दीक्षित थे।
31 दिसंबर 1880 में ईस्वी में काशी के विद्वानों द्वारा भारतेंदु की उपाधि दी गई। कब दी गई? 31 दिसंबर 1880 ईस्वी में। यह उपाधि सार सुधा निधि नामक पत्रिका में प्रकाशित की गई। जिसका अर्थ था भारतीय चांद। जिसका अर्थ था भारतीय चांद। ये पुष्टि मार्ग से दीक्षित थे। 31 दिसंबर 1880 ईस्वी में काशी के विद्वानों द्वारा भारतेंदु की उपाधि दी गई। यह उपाधि सार सुधा निधि नामक पत्रिका में प्रकाशित की गई, जिसका अर्थ था भारतीय चांद। भारतेंदु का अर्थ क्या था? भारतीय चांद। आगे देख लेते हैं विशेष तथ्य में। 1873 ईस्वी में तदीय समाज की स्थापना की। में तदीय समाज की स्थापना। 1870 ईस्वी में कविता वर्धनी सभा की स्थापना की गई। और 1873 ईस्वी में पेनिंग रीडिंग क्लब की स्थापना की। 1873 ईस्वी में पेनी रीडिंग क्लब की स्थापना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भारतेंदु को नर प्रकृति का कवि कहा है। भारतेंदु को नर प्रकृति का कवि कहा है। ये भारतेंदु के विशेष तथ्य चल रहे हैं। आगे देखिए, 1872 ईस्वी में
1872 ईस्वी में चौखंबा स्कूल की स्थापना की। जो बाद में हरिश्चंद्र जो बाद में हरिश्चंद्र डिग्री कॉलेज में बदल गया। कब की थी? 1872 ईस्वी में चौखंबा स्कूल की स्थापना की, जो बाद में हरिश्चंद्र डिग्री कॉलेज में बदल गया। भारतेंदु ने जानकी मंगल नाटक था। नाटक में लक्ष्मण की जानकी मंगल में लक्ष्मण की तथा नील देवी नाटक में पागल की भूमिका निभाई। जानकी मंगल नाटक में लक्ष्मण की और नील देवी नाटक में पागल का जो रोल किया था भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। ये कुछ मुख्य विशेष तथ्य थे। आगे हम देखते हैं भारतेंदु की रचनाएं। भारतेंदु की रचनाएं। प्रेम मालिका, इसका टाइम है 1871। ये ऐसे ही लिखनी है, ऐसे मत लिख देना, ऐसे याद करने में ठीक नहीं रहता, आसानी नहीं रहती। ऐसे करोगे तो आसानी होगी, ऐसे ही लिखना। ये नंबर 2 प्रेम सरोवर, 1873। जैन कुतूहल, जैन कुतूहल का टाइम है 1873। प्रेम माधवी, प्रेम माधवी का टाइम रहेगा 1875। आगे है उत्तरार्ध भक्तमाल, उत्तरार्ध भक्तमाल का टाइम है 1877। और ये भक्ति से संबंधित थी। नंबर 6 वर्षा विनोद,
वर्षा विनोद का जो टाइम है वो है 1880 ईस्वी। नंबर 7 पर रहेगी विनय प्रेम पचासा। विनय प्रेम पचासा का जो टाइम रहेगा वो रहेगा 1881। आगे है विनय प्रेम पचासा के बाद है विजय वल्लरी। विजय वल्लरी का जो टाइम है वो 1881 है। आगे है भारत भिक्षा, इसका टाइम भी 1881 है। आगे है फूलों का गुच्छा, फूलों का गुच्छा। फूलों का गुच्छा जो खड़ी बोली की रचना रहेगी, खड़ी बोली। आगे है विजयनी विजय वैजयंती। विजयनी विजय वैजयंती। विजयनी विजय वैजयंती ये रचना मिस्र में भारतीय सेना की विजय पर लिखी गई। ये रचना मिस्र में भारतीय सेना की विजय पर लिखी गई। नंबर 12 पर है वेणुगीति। (1884) और वेणुगीति है जो विजय वैजयंती 1882 की रचना रहेगी। 1882। फूलों का गुच्छा है वो है 1882 की। इसका समय लिख लेना 1882, खड़ी बोली की रचना है। देखो याद कैसे करोगे, इसकी बहुत सी रचनाएं हैं लेकिन जिसका टाइम है वो अच्छे से याद कर लीजिए। देखो भारतेंदु की रचनाएं, प्रेम मालिका। प्रेम मालिका प्रेम सरोवर पर चली जाती है और जैन से कुतूहल करती है, तभी वहाँ पर प्रेम माधवी और उत्तरार्ध भक्तमाल आ जाते हैं। तभी वर्षा होने लगती है प्रेम पचासा की। फिर विजय वल्लरी भारत भिक्षा के लिए आती है। भारत भिक्षा में उसे फूलों का गुच्छा मिलता है और वो विजयनी विजय के गीत गाती हुई चली जाती है। ये ट्रिक है थोड़ी, बस अच्छे से याद करने की। बाकी आप कैसे भी याद कीजिए, अच्छे से याद कीजिए। आगे चलते हैं, अन्य रचनाएं देख लेते हैं भारतेंदु की। दशरथ विलाप, ये भी खड़ी बोली की रचना है। फूलों का गुच्छा और दशरथ विलाप दो रचना है भारतेंदु की जो खड़ी बोली में है, बाकी ब्रज भाषा में है। आगे देखिए नंबर 2,
नंबर 2 जो रचना रहेगी प्रेमाश्रु वर्षण। नंबर 3 रिपनाष्टक। रिपनाष्टक जो रचना है वो राजभक्ति से संबंधित है। नंबर 4 है निवेदक पंचक। उर्दू का स्यापा। तन्मय लीला। तन्मय लीला कृष्ण लीलाओं का वर्णन है इसमें। कृष्ण लीलाओं का वर्णन। नंबर 7 पर रहेगी प्रेम पचासा। सतसई श्रृंगार। कार्तिक स्नान। कार्तिक स्नान। नंबर 10 वैशाख महात्म्य। महात्म्य। बकरी विलाप। बहुत रचनाएं लिखी थी भारतेंदु ने। बकरी विलाप। आगे है भक्त सरवसव। बंदर सभा। बंदर सभा। प्रातः समीरण। मुंह दिखावनी। मुंह दिखावनी। प्रेम तरंग। देवी छदम लीला। ये इसकी अन्य रचनाओं में रहेगी जो मैन है। बाकी तो बहुत सी रचनाएं लिखी है, आप ये देख लीजिए। दशरथ विलाप, प्रेमाश्रु वर्षण, रिपनाष्टक, निवेदक पंचक, उर्दू का स्यापा, तन्मय लीला, प्रेम पचासा, सतसई श्रृंगार, कार्तिक स्नान, वैशाख महात्म्य, बकरी विलाप, भक्त सरवसव, बंदर सभा, प्रातः समीरण, मुंह दिखावनी, प्रेम तरंग, देवी छदम लीला, अपवरक पंचम। तो ये रचनाएं रहेगी। आगे कर लेते हैं हम भारतेंदु की रचनाओं की शैली। भारतेंदु की रचनाओं की कई बार शैली पूछ लेते हैं।
देखिए पहली है बंदर सभा। बंदर सभा, बंदर सभा में जो शैली है वो है प्रौढ़ी शैली। प्रौढ़ी शैली। उर्दू का स्यापा, इसमें है स्यापा शैली। आगे है समधीन मधुमास। समधीन मधुमास। समधीन मधुमास में है गाली शैली। गाली शैली। आगे देखिए नंबर 4 पर है नए जमाने की मुकरी। नए जमाने की मुकरी, इसमें है मुकरी शैली। आगे है प्रातः समीरन। प्रातः समीरन में है प्यार शैली। और वर्षा विनोद में है लावनी शैली। वर्षा विनोद। लावनी शैली। तो कई बार क्वेश्चन बन जाता है कि कौन सी इसमें बंदर सभा में कौन सी शैली है, तो कैसे याद करोगे। देखो बंदर सभा, बंदर क्या, बंदर को क्या डालते हैं हम, पकौड़ी, ऐसे भी कर सकते हो। बंदर सभा, बंदर प्रौढ़ी शैली, प्रौढ़ी से पकौड़ी, ऐसे आप ट्रिक बना सकते हो। प्रौढ़ी शैली। उर्दू का स्यापा में तो स्यापा शैली है ही। और समधीन मधुमास को गाली शैली। भाई समधी को विवाह शादियों में क्या दी जाती है, गाली। नए जमाने की मुकरी, मुकरी में तो मुकरी शैली है ही। और प्रातः समीरन, भाई प्रातः सुबह जब हम उठते हैं तो सूर्य देवता की किरणें कैसी लगती है, प्यारी, वह प्यार शैली। वर्षा विनोद, वर्षा कैसी है, लावनी। तो इस तरह आप याद रख सकते हो ट्रिक से भारतेंदु की रचनाओं की शैली। आगे कर लेते हैं हम भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाओं का वर्गीकरण। भारतेंदु हरिश्चंद्र की पहले देख लेते हैं भक्ति परक रचनाएं कौन सी है। भक्ति परक रचनाएं, वह जो भक्ति से संबंधित है। यहां से जो रचनाएं नहीं ली गई वो भी आ जाएगी। देखिए भक्ति परक रचनाएं, करीशन चरित, करीशन चरित, तन्मय लीला, नंबर 3 श्री रामलीला,
देवी छदम लीला, देवी छदम लीला, प्रातः स्मरण स्तोत्र, प्रातः स्मरण स्तोत्र, उत्तरार्ध भक्तमाल, भक्तमाल, पुरुषोत्तम पंचक, और नंबर 8 पर है श्री सीता वल्लभ स्तोत्र। ये भक्ति से संबंधित रचनाएं रहेगी। ठीक है, आगे देखते हैं हम। श्री पंचमी, दानीला, भक्ति सरवसव, गीत गोविंदानंद, कार्तिक स्नान और वैशाख महात्म्य, ये भक्ति परक रचनाएं रहेंगी। आगे करते हैं हम राजभक्ति से संबंधित। राजभक्ति से संबंधित रिपनाष्टक, देखिए रिपनाष्टक रचना में क्या है, लॉर्ड रिपन की प्रशंसा, लॉर्ड रिपन की प्रशंसा। ये राजभक्ति से, जो भारतेंदु है वो जो रचनाएं लिखते थे राजभक्ति से, जब भारत हमारा उसके आसपास गुलाम था, तो जो भारत की जो भारतेंदु हरिश्चंद्र थे वो प्रशंसा करते थे, जो इंग्लैंड से आते थे, लॉर्ड रिपन है या विक्टोरिया है, उनकी प्रशंसा में जो रचनाएं लिखते थे वो राजभक्ति से ही संबंधित होती थी। आगे देखिए, नंबर 2, अलवरत वर्णन अंतरलापिका। अलवरत वर्णन अंतरलापिका, ये महारानी विक्टोरिया के पति के निधन पर लिखी गई। ये रचना महारानी विक्टोरिया के पति के निधन पर लिखी गई। तो ये भी राजभक्ति से संबंधित रहेगी। तब राज अंग्रेजों का था। नंबर 3 देखिए, श्री राजकुमार का सुस्वागत पत्र। श्री राजकुमार
का सुस्वागत पत्र। विक्टोरिया द्वितीय के पुत्र भारत आगमन पर। विक्टोरिया द्वितीय के पुत्र के भारत आगमन पर ये रचनाएं लिखी गई थी। आगे देखिए, मानसोपायन। मानसोपायन जो रचना थी वो इंग्लैंड के राजकुमार के 1877 में भारत आगमन पर। इंग्लैंड के राजकुमार 1877 में भारत आगमन पर लिखी गई। ठीक है। रिपनास्टक लॉर्ड रिपन की प्रशंसा में अलवरत वर्णन अंतरलापिका ये रचना महारानी विक्टोरिया के पति के निधन पर लिखी गई। याद रखनी है, अलवर्त वर्णन अंतरलापिका विक्टोरिया के पति के निधन पर। श्री राजकुमार का सुस्वागत विक्टोरिया द्वितीय के पुत्र के भारत आगमन पर। और मानसोपायन इंग्लैंड के राजकुमार 1877 में भारत आगमन पर लिखी गई। मानसोपायन। आगे देखते हैं, प्रकृति से संबंधित रचना। बहुत कुछ लिख के गए हैं भारतेंदु जी। बसंत, होली, एक होली है। प्रकृति से संबंधित है कार्तिक स्नान भी। वैशाख महात्म्य भी। आगे हास्य व्यंग्य से संबंधित और देख लेते हैं। अगले पर ही देखिए, हास्य व्यंग्य से संबंधित रचना। बंदर सभा, बंदर विलाप, उर्दू का स्यापा, उर्दू का स्यापा, नए जमाने की मुकरी, समधिन मधुमास, पवरक पंचम और रानी छदम लीला।
ये हास्य व्यंग्य से संबंधित रचनाएं रहेगी भारतेंदु हरिश्चंद्र की। और देशभक्ति से संबंधित रचना देशभक्ति से संबंधित रचना विजयनी विजय विजयंती, भारत भिक्षा, बकरी विलाप, प्रबोधिनी, निवेदक पंचक, ये देशभक्ति से संबंधित रचनाएं रहेंगी प्रिय विद्यार्थियों। आगे हम करते हैं पत्रिकाएं, भारतेंदु हरिश्चंद्र की पत्रिकाएं। भारतेंदु हरिश्चंद्र की पत्रिकाएं मोस्ट है, याद रखने योग्य है ये बातें। भारतेंदु हरिश्चंद्र की पत्रिकाएं, पहली है कवि वचन सुधा। कवि वचन सुधा ये कब लिखी गई? ये लिखी गई 1868 ईस्वी में। ये पत्रिका साप्ताहिक भी थी, पाक्षिक भी थी, यानी 15 दिन में भी छपती थी, और मासिक भी थी। ऐसे क्वेश्चन बन जाता है कि भारतेंदु की वो कौन सी पत्रिका है जो साप्ताहिक भी थी, पाक्षिक भी थी और मासिक भी थी? तो क्या बताओगे? कवि वचन सुधा। और क्या टाइम रहेगा? 1868 ईस्वी। नंबर 2 पर देखिए, नंबर 2 है हरिश्चंद्र मैगजीन। हरिश्चंद्र मैगजीन। हरिश्चंद्र मैगजीन का जो टाइम है वो 1873 है ईस्वी। और ये रचना है, ये मासिक थी, एक ही बार छपती थी, एक महीने में। एक योग्य बात, महत्वपूर्ण बात याद रखने ये है, देखिए 1874 ईस्वी में नौवें अंक के बाद इसका नाम बदलकर हरिश्चंद्र चंद्रिका कर दिया गया। हरिश्चंद्र चंद्रिका कर दिया। और नंबर 3 पर जो है वो देखिए, नंबर 3 पर रहेगी बाला बोधिनी। ये पत्रिका थी भारतेंदु की,
इसका जो समय रहेगा 1874 और मासिक है ये। इसमें मुख्य बात है ये स्त्री विषयक रचना थी, यानी नारी के उत्थान के लिए। क्वेश्चन ये बनेगा कि नारी विषयक रचना पत्रिका कौन सी थी? क्या बताओगे? बाला बोधिनी 1874 और मासिक थी। ये हरिश्चंद्र की पत्रिकाएं रहेगी। यहाँ से कई बार क्वेश्चन बन जाता है। कवि वचन सुधा 1868 है, जो साप्ताहिक भी थी, पाक्षिक भी और मासिक भी। हरिश्चंद्र मैगजीन 1873, ये 1874 ईस्वी में 9वें अंक के बाद इसका नाम बदलकर हरिश्चंद्र चंद्रिका कर दिया गया। आगे है बाला बोधिनी 1874 मासिक, ये नारी के उत्थान के लिए पत्रिका थी। अच्छे से याद रखना है। अब देख लेते हैं भारतेंदु के संदर्भ में आलोचकों के मत। भारतेंदु के संदर्भ में आलोचकों के मत। पहला देखिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र की भाषा हरिश्चंद्री हिंदी है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की भाषा हरिश्चंद्री हिंदी है। साथ ही वे सिद्धवाणी के सिद्धवाणी के सरल हृदय कवि है। ये जो कथन था भारतेंदु के बारे में, ये था आचार्य रामचंद्र शुक्ल। भारतेंदु हरिश्चंद्र की भाषा हरिश्चंद्री हिंदी है। वे सिद्धवाणी के सरल हृदय कवि है। ये कथन किसका था? रामचंद्र शुक्ल जी का। आगे देखते हैं। नंबर 2 देखिए, हिंदी साहित्य में हिंदी साहित्य में विषय विविधता, शैली विविधता, विधा विविधता, हरिश्चंद्र की देन है। हिंदी साहित्य को समृद्ध करने के लिए
करने के लिए यह भाषा करने के लिए यह भाषा सदैव उनकी ऋणी रहेगी, ऋणी रहेगी। कितनी बड़ी बात बोली है, देख लो। ये कथन किसका है? डॉक्टर बच्चन सिंह। हिंदी साहित्य में विषय विविधता, शैली विविधता, शैली जैसे लिखने का ढंग, प्रौढ़ी शैली, देखो क्या क्या शैली दी थी मैंने पीछे करवाया, प्रौढ़ी शैली, श्यापा शैली, प्यार शैली। तो विद्या विविधता हरिश्चंद्र की देन है। हिंदी साहित्य को समृद्ध करने के लिए यह भाषा सदैव उनकी रहनी रहेगी। किसका कथन है? डॉक्टर बच्चन सिंह का। आगे देखते हैं। नंबर 3 है अपनी सर्वतोन्मुखी प्रतिभा के बल पर एक तो वे पद्माकर, द्विजदेव की परंपरा में दिखाई पड़ते थे। परंपरा में दिखाई पड़ते थे। दूसरी ओर बंग देश के माइकल और हेमचंद्र की श्रेणी में, माइकल और हेमचंद्र की श्रेणी में। ये कथन है रामचंद्र शुक्ल का। रामचंद्र शुक्ल का। देखो उसमें प्रतिभा कितनी थी। प्रतिभा के बल पर एक और तो वे पद्माकर द्विजदेव की परंपरा में दिखाई पड़ते थे, ये रीतिकाल के हैं। दूसरी ओर बंग देश के माइकल और हेमचंद्र की श्रेणी में, इतनी प्रतिभा प्रखर थी उनमें। तो ये कथन किसका है? ये है रामचंद्र शुक्ल जी का कथन रहेगा। तो आज के लिए प्रिय विद्यार्थियों हम इतना ही करते हैं, आगे हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सबका धन्यवाद। ओके प्यारे